गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मनोज सर और मैं हूं मनोज कुमार। आइए आज के लाइव क्लास में हम लोग सेकंड लेक्चर देखेंगे, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम से संबंधित। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स इस लाइव क्लास से जुड़ जाइए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम से संबंधित सेकंड लेक्चर है हमारा। इसमें हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है, किस तरह से इसके डिफरेंट पहलुओं के बारे में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारे जितने स्टूडेंट्स जुड़ पाए हैं, आज हम लोग आज का क्लास देखते हैं कि क्या होता है। हम लोग कल के क्लास में देख चुके थे कि तत्वों के जो निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम से संबंधित बहुत सारे टर्म्स, जैसे हम लोगों ने कल चर्चा किया था खनिज के बारे में, अयस्क के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। मूलकों की उपस्थिति के आधार पर अयस्क के विभिन्न प्रकारों के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में देखा था। आज हम लोग इससे आगे के टॉपिक के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग अयस्क के बारे में जान चुके थे। अब पृथ्वी के घर से पृथ्वी के भूपटल से अर्थक्रस्ट से जो हम लोग विभिन्न प्रकार के अयस्क को प्राप्त करते हैं, उन अयस्कों में विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां मिली होती है। उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए एक मेथड उपयोग किया जाता है जिसे हम लोग धातु कर्म कहते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग धातु कर्म के बारे में देखेंगे, धातु कर्म के विभिन्न विधियों के बारे में देखेंगे, जिस धातु कर्म के फलस्वरूप अंततः शोधित रूप में हमें धातु की प्राप्ति होगी। तो हम लोग धातु प्राप्त करने के सारे प्रोसेस को देखेंगे और आज हम लोग देखेंगे उनमें मिलने वाली अशुद्धियाँ अर्थात गैंग के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग देखेंगे कि उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम लोग जिस केमिकल सब्सटेंस का उपयोग करते हैं, डेट मीन्स फ्लक्स की चर्चा करेंगे आज हम लोग। फिर गैंग की चर्चा करेंगे और डिफरेंट टाइप के कंसंट्रेशन प्रोसेस के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम से संबंधित लेक्चर 2। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो स्टार्ट होता है यहीं से, गैंग क्या है। हमारा टॉपिक है गैंग क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि गैंग क्या है। गैंग जिसे हम लोग इंग्लिश में GANGUE गैंग कहते हैं। इस गैंग को देखा जाए तो इस गैंग को हम लोग मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसे गैंग कहा जाता है, अशुद्धि कहा जाता है, इसे हम अधात्री भी कहते हैं। इसे हम लोग अधात्री के नाम से भी, तो देखिए ढेर सारा इसका नाम हो गया। गैंग हम लोग कहते हैं, मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं, हिंदी में इसे गैंग कहा जा रहा है, अशुद्धि कहा जाता है, इसे हम लोग अशुद्धि कहते हैं और इसे हम लोग अधात्री भी कहते हैं, है ना। तो कई नामों से इसे जाना जाता है। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के भूप्रपटल से जब हम लोग अयस्क को प्राप्त करते हैं, हम लोग कल के क्लास में देख चुके थे कि हमारा जो ये खनिज है, इन खनिजों से हमारा जो ये विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, उन खनिजों में वे खनिज जिससे सुगमतापूर्वक कम लागत पर हम धातु को प्राप्त कर सकते हैं, उसे हम लोग अयस्क कहते हैं। ये जो पृथ्वी के घर से प्राप्त होती है, इनमें ढेर सारी अशुद्धियाँ मिली होती है, इसलिए हम लोग आज गैंग के बारे में ही देखते हैं। सबसे पहले तो अयस्कों में मिली या अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग या अधात्री कहा जाता है ना। अयस्कों में पृथ्वी के भूप्रपटल से जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, पृथ्वी के अंदर से जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, स्वाभाविक है उसमें विभिन्न प्रकार की अशुद्धियाँ मिली होगी, है ना। पत्थर के बड़े बड़े कण मिले होंगे, उसमें मिट्टी लगे होंगे, उसमें बालू के कण लगे होंगे। उन सारे अशुद्धियों को हमें पृथक करना है, तो उन सारे अशुद्धियों को हम लोग क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, है ना। अब देखिए जैसे कि गैंग को हम लोग सिंपल वे में ऐसे भी समझ सकते हैं। ये दिखाया गया है इस फिगर में, देखिए ये चावल है और इस चावल में मिली हुई कंकर, ये कंकर पत्थर, छोटे छोटे कंकर पत्थर को दिखाया गया है। ये जो छोटा छोटा कंकर पत्थर आप देख पा रहे हैं, ये छोटे छोटे कंकर पत्थर क्या हो गया, जब हम लोग भोजन बनाते हैं, चावल बॉयल चावल बनाते हैं, भात बनाते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे घर की माँ बहनें क्या करती है, खाना बनाने के लिए जब बैठती है
तो एक बड़े से पात्र में, जिसको हम लोग कहते हैं सूप कहते हैं, तो सूप में वो चावल लेती है और उसमें आराम से बैठ के उसके अंदर जो मिला हुआ पहले से कंकर पत्थर अगर है अशुद्ध के रूप में, तो उन पत्थरों को, कंकर को हटा देती है। क्योंकि हम जानते हैं जब वो भोजन में मिला हुआ रह जाएगा और हम जब भोजन करेंगे और वो हमारे दांतों में जाएगा, तो स्वाभाविक है हमारे भोजन को वो बेस्वाद तो बना ही देगा और हो सकता है कि हमारा मुंह जख्मी हो जाए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उन अशुद्धियों को दूर कर देते हैं। तो ये देखिए, ये चावल में यह अशुद्धि नहीं, छोटा मोटा जो कंकर पत्थर दिख रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये एक अयस्क के रूप में पृथ्वी के गर्भ से निकाला गया ये अयस्क के रूप में है, एक चट्टान के रूप में दिख रहा है। इनसे जो हम लोग अयस्क से जो हम लोग निकालेंगे विभिन्न प्रकार, हम धातु जो निष्कर्षित करेंगे, उसमें ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, ये सभी अशुद्धि के रूप में दिखाया जा रहा है ना। ये सभी क्या है, अशुद्धि के रूप में दिखाया जा रहा है। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये सभी अशुद्धि के रूप में दिख रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि अयस्कों में मिली हुई विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां ही गैंग कहलाती है ना। हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि अयस्कों में मिली हुई विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां ही गैंग कहलाती है, या हम लोग कह सकते हैं वो अधात्री है तो अधात्री कहलाती है, या ऐसे ही मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है ना। तो हम लोग सिंपल वे में कह सकते हैं अयस्कों में मिली हुई, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं आप गैंग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होइएगा। अब आइए दूसरा देखते हैं, फ्लक्स। स्वाभाविक है वो जो अशुद्धियां मिली हुई है, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं। ये है फ्लक्स, इसे हम लोग इंग्लिश में FLUX फ्लक्स कहते हैं, और इसे हिंदी में शुद्रावक कहा जाता है। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, शुद्रावक कहा जाता है ना। तो हम लोग देख रहे हैं शुद्रावक या फ्लक्स क्या होता है। तो कहते हैं अयस्कों से अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो बाहरी पदार्थ मिलाते हैं, और ये जो बाहरी पदार्थ है, यह बाहरी पदार्थ निश्चित रूप से रासायनिक पदार्थ के रूप में होते हैं। तो जो बाहरी पदार्थ मिलाते हैं, जो रासायनिक पदार्थ मिलाते हैं, उसे हम फ्लक्स कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। यहाँ जो दिख रहा है आपको, ये है चूना। ये जो दिख रहा है ये क्या है, चूना है। और ये चूना अर्थात ये CaO है। ये क्या है, CaO है। इस CaO को हम लोग क्या कहते हैं, ये कैल्शियम ऑक्साइड है। इसे हम लोग कली चूना के नाम से जानते हैं, है ना। इसे हम लोग कली चूना के नाम से जानते हैं, अर्थात इसे ही हम लोग क्विक लाइम भी बोलते हैं। यह हमारा क्विक लाइम भी है। ये ध्यान रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है क्विक लाइम का अनुसूत्र क्या होता है या कली चूना का सूत्र क्या होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये जो हमारा कली चूना है, इस कली चूना का उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, फ्लक्स के रूप में करते हैं, है ना। किसके रूप में करते हैं, फ्लक्स के रूप में करते हैं। तो ये हमारा केमिकल सब्सटेंस के रूप में हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, जो हम लोगों का क्या कहलाएगा, फ्लक्स कहलाएगा, है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद धातुमल को, कि धातुमल किसे कहते हैं। आपने देखा गैंग, आपने देखा फ्लक्स, अब हम लोग देख रहे हैं धातुमल किसे कहते हैं। तो इस धातुमल को देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ये हमारा फ्लक्स के रूप में है ना। ये हम मान लेते हैं कि किसी अयस्क में मिला हुआ ये फ्लक्स, अयस्कों के अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम उपयोग में लाने के लिए लाए हैं फ्लक्स के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड को। और यहाँ पर हम देखते हैं कोई भी अयस्क लेंगे जो पृथ्वी के गर्भ से हमें प्राप्त होगा, उसमें सब अनेक अशुद्धियाँ तो होंगी ही, लेकिन बालू के कण तो निश्चित ही मिले होंगे। तो इस बालू के कण को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बालू के कण को यहाँ दिखा रहे हैं SiO2, है ना। ये हमारा गैंग है, ये क्या है, गैंग है, ठीक है। और ये फ्लक्स और गैंग दोनों मिलकर जिस द्रवनशील पदार्थ का निर्माण कर रहा है, दुर्गलनीय पदार्थ का निर्माण कर रहा है, ये क्या बनाएगा, देखिए तो कैल्शियम सिलिकेट, है ना। ये क्या बना लेगा,
कैल्शियम सिलिकेट, ये है कैल्शियम सिलिकेट। तो यहां आपने क्या देखा कि ये फ्लक्स गैंग से अभिक्रिया करके बना लिया, इसे हम कहते हैं स्लैग। इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्लैग। अर्थात हम कह सकते हैं गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर जो द्रवणशील हल्का पदार्थ बनाते हैं, जिसे हम धातु कर्म प्रक्रिया से पृथक कर देते हैं। चूंकि वह अशुद्धियों के साथ मिला हुआ पदार्थ के साथ वो एक द्रवणशील रूप है, उसे हम हटा देते हैं ताकि हमें धातु को प्राप्त करने में सुविधा हो सके। उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातु मल कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु मल कहते हैं। ऐसे भी नाम में देखिए लगा हुआ है मल, मतलब अवांछनीय पदार्थ है, यह दुर्गलनीय पदार्थ है, यह अपशिष्ट पदार्थ के रूप में है। और वो किसका अपशिष्ट है? धातु का अपशिष्ट है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि गैंग और शुद्रावक, ये जो गैंग है और शुद्रावक, ये दोनों परस्पर रिएक्शन करके क्या करता है? स्लैग का निर्माण कर लेता है, जिसे हम देख रहे हैं कैल्शियम सिलिकेट के रूप में। यहाँ पे अगर हम दूसरा लेते हैं, यहाँ पर गैंग के रूप में, यहाँ पे गैंग के रूप में हम कुछ और ले लेते हैं, यहाँ पे फ्लक्स के रूप में हम कुछ और ले लेते हैं, तो स्लैग के रूप में हमें अन्य दूसरे यौगिक की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ आप देख रहे हैं इस फिगर में, देखिए धातुओं का जो निष्कर्षण किया जाता है, धातुओं का जो निष्कर्षण होता है, धातु कर्म होती है, उस धातु कर्म के फलस्वरूप जो स्लैग बनते हैं, उस स्लैग को देखिए बाहर में फेंका जा रहा है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ये क्या है? स्लैग है, धातुमल है। अर्थात धातु कर्म में जो अवांछनीय पदार्थ हैं, जो व्यवहार युक्त नहीं हैं, जिसका उपयोग नहीं है, और जो धातु के शुद्धिकरण में बहुत सारी दिक्कतें उत्पन्न करें, उन सारी चीज़ों को हटा दिया जाता है, रिएक्शन से हटा दिया जाता है, उस तरह के अभिक्रिया से हटा दिया जाता है। तो ये वही दिखाया जा रहा है कि इस तरह से इन पदार्थों को बाहर फेंका जा रहा है। धातु कर्म यानी मेटलर्जी से इसको हम लोग पृथक कर रहे हैं, ताकि आसानी से हमको धातु प्राप्त करने में सुविधा हो सके, है ना। तो इस तरह से आपने क्या देखा? 3 हम लोगों ने देखा। पहला तो देखा गैंग क्या होता है, तो अशुद्धियों को हम लोग गैंग कहते हैं। फ्लक्स क्या होता है, तो अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं। और धातुमल क्या होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि गैंग और फ्लक्स आपस में मिलकर जो द्रवणशील हल्का पदार्थ अर्थात रासायनिक पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे हम रिएक्शन से पृथक कर देते हैं, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? धातुमल कहते हैं, स्लैग कहते हैं। ठीक है। तो ये अभी हम लोग देख रहे थे कि इस धातुमल को रिएक्शन से बाहर कर दिया जाता है, उस प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका धातु कर्म क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। धातु कर्म डेट मीन्स मेटलर्जी, इसे हम लोग मेटलर्जी भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में मेटलर्जी कहते हैं या मेटलर्जिकल ऑपरेशन भी कहते हैं। इसे हम लोग मेटलर्जिकल ऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। ऑपरेशन मीन्स हम लोग क्या समझते हैं? ऑपरेशन करना अर्थात हम अंदर में जो कुछ विकार है, उन विकार को दूर कर रोग मुक्त कर देना। यहाँ भी धातु कर्म में यही किया जा रहा है कि धातु कर्म में अयस्क जो आपने प्राप्त किया, उन अयस्कों को प्राप्त करने के बाद विभिन्न प्रोसेस से होकर गुजरते हुए उनके सारे अशुद्ध को, सारे दूसरे एलिमेंट्स को हटाकर हम जो निश्चित एक धातु प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त हो जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? अयस्कों से धातु का निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। अयस्कों से धातु का निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं, अर्थात मेटलर्जी या मेटलर्जिकल ऑपरेशन कहते हैं,
है ना। जैसे हम लोग सपोज़ कीजिए हम लोग खाना बनाने के लिए बैठते हैं, हम भात बनाना चाहते हैं, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, चावल लेते हैं, उन चावल में मिली हुई जो अशुद्धियाँ होती है कंकड़ पत्थर के रूप में उसे पृथक करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, तो एक बड़ा सा पात्र लेकर उसमें पानी डालते हैं और फिर चावल को डालते हैं और तब उसको फिर मलमल कर धोते हैं, 2-3 पानी से धोते हैं ताकि उसके अंदर जो अशुद्धियाँ चावल के साथ लगी हुई है वो हट जाए। चावल में जो पहले से भूसी सब है, छिलके सब जो होते हैं या गंदगी जो सब जो होती है वो पृथक हो जाए, है ना। कभी कभी आप देखते होगा कि उसमें कभी कभी दूसरे जीवों का भी प्रकोप हो जाता है। पुराने चावल जब हो जाते हैं तो उसमें देखिएगा कि छोटे छोटे कीड़े भी उत्पन्न हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में पानी को हम लोग थोड़ा सा गर्म करके उसमें डाल देते हैं और जैसे डालते हैं तो देखते हैं कि वो सारा निकल जाता है, उसको हम लोग पृथक कर लेते हैं और 2-4 पानी से धोने के बाद तब जाकर हम लोग गर्म होते हुए पानी में, बॉयल होते हुए पानी में हम उसे डालते हैं। और डालने के बाद फिर वहाँ पे अगर कुकर में बना रहे हैं तो वो प्रेशर के कारण, यदि दूसरे पात्र में बना रहे हैं तो फिर कुछ देर के बाद जब वो चावल बॉयल हो जाती है तब हम उसे फिर उसके अंदर के पदार्थ को हटा देते हैं, यानी कि उसके राइस सूप को हटा देते हैं, जिसे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि हम लोग मार को हटा देते हैं, है ना। और तब अंततः हमें भात की प्राप्ति हो जाती है जिसे हम शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये जो राइस सूप है इस पर एक छोटा सा स्टोरी याद आया कि एक बार क्या होता है, एक हमारे गांव से ही एक व्यक्ति जाता है शहर को, और शहर जब पहुंचता है, मुंबई पहुंचता है, मुंबई में अपने एक दोस्त से मिलता है और दोस्त को कहता है कि चलो भाई बहुत दिन के बाद तुम्हारे यहाँ आए हैं तो चलो कुछ ऐसा डिश हमको खिलाओ, ऐसा कुछ खिलाओ जो हमने कभी आज तक खाया नहीं, है ना। उसका दोस्त भी बहुत ज़्यादा चालू रहता है, वो कहता है कि अच्छा चलो तो हम आज एक ऐसा डिश खिलाते हैं जो शायद तुमने आज तक अपने जीवन में नहीं खाया होगा, चलो हम खिलाते हैं। और सबसे महंगे होटल में ले चलते, ले गया उसको एक महंगे से होटल में, और वहाँ जाने के बाद कहा कि देखो हम यहाँ सबसे अच्छा, इस होटल का जो सबसे अच्छा सूप है वो हम पिलाते हैं। और वो ऑर्डर करता है राइस सूप लेके आओ। जब राइस सूप आता है तो बेचारा गाँव से गया हुआ व्यक्ति कहता है कि रे हमरे ठग ले, ये तो हमरा मार पिया दिले। तो ये हालात है हमारे इस वर्ड्स का, भाषा का, कि उसमें भाषा के आधार पर उसको इतना स्टैंडर्ड बना दिया जैसे हम गांव घर में मार कहते हैं वहाँ राइस सूप हो गया था, है ना। चलिए, ये तो हम लोग छोटा सा एक स्टोरी याद कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से निष्कर्षण हो रहा है, उसके बारे में शुद्धिकरण हो रहा है, इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। तो चावल के निर्माण में हम इतने प्रोसेस से होकर गुजरे, ठीक उसी तरह से अयस्क जो हम प्राप्त करते हैं उन अयस्कों में मिली हुई अशुद्धियों को दूर करके फिर उसके बाद हम लोग उसके निष्कर्षण और शोधन के लिए बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर गुजरते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक बड़े से फैक्ट्री में ये प्रोसेस अपनाया जा रहा है ना। धातु कर्म की प्रोसेस अपनाई जा रही है, मेटलर्जी की प्रोसेस अपनाई जा रही है, और ऑपरेशन करके देखिए इसे इस तरह से प्रोसेस करके तब जाकर हम लोगों को वह निश्चित धातु प्राप्त हो पाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं धातु अर्थात मेटलर्जी या मेटलर्जिकल ऑपरेशन यह क्या है, अयस्कों से धातु का निष्कर्षण एवं शोधन की प्रक्रिया, शुद्धतम रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? धातु कर्म कहलाती है ना। अब आइए, ये जो धातु कर्म होता है इसमें कितने टर्म यूज किए जाते हैं। धातु कर्म करने के लिए हमें किन किन विधियों से होकर गुजरना पड़ता है। ये जो हमारा धातु कर्म है, इस धातु कर्म को करने के लिए किन किन विधियों से होकर हमें गुजरना होता है। तो ये हमारे पास 4 है। सबसे पहला है अयस्क का कूटना एवं पीसना, है ना। अयस्क का कूटना एवं पीसना अर्थात जब आप पृथ्वी से प्राप्त करते हैं अयस्क को तो स्वाभाविक है कि वह चट्टान के रूप में होता है, बड़े बड़े पत्थर के रूप में होता है। हम उसे क्या करते हैं, तोड़ते हैं, और तोड़कर फिर उसे हम लोग कूटते हैं, पीसते हैं, अंततः उसे डस्ट रूप में ढालते हैं, और डस्ट रूप में ढालकर फिर उसे विभिन्न प्रोसेस से होकर गुजारते हैं, है ना। इसीलिए सबसे पहला है अयस्क का कूटना एवं पीसना।
दूसरा है इन रूपों में करने के बाद दूसरा है हमारा अयस्क का सांद्रण, यानी उनमें मिली हुई जो विभिन्न प्रकार की अशुद्धियां अभी भी बची हुई है, उन अशुद्धियों को अब हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न विधियों से उसका सांद्रण करते हैं। तीसरा, सांद्रण करने के बाद धातु का पृथक्करण करते हैं, हम लोग सेपरेशन ऑफ मेटल्स करते हैं। और अंततः जब वो सारे चीज हो जाते हैं तब हमारा चौथा है धातु का शोधन, यानी अब भी यदि उसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिली हुई है, अब भी यदि उसमें कुछ अशुद्धियां मिली हुई है, निश्चित रूप से उसमें विभिन्न प्रकार के दूसरे अधातु या धातु मिले होते हैं, तो इनको अंततः खत्म कर, समाप्त कर, उस निश्चित धातु से हटाकर धातु का शोधन कर लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाली विधियों में सबसे पहली विधि हमारी क्या है, अयस्क का कूटना एवं पीसना। दूसरा है अयस्क का सांद्रण करना। तीसरा है धातु का पृथक्करण। और चौथा है धातु का शोधन। चौथा क्या है, धातु का शोधन, है ना। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप सभी के बारे में जानने की कोशिश करें, और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे, है ना। आप सभी बच्चे आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी। इन्हीं आशाओं के साथ हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। कमेंट्स में भी देख रहे हैं आप लोग आसानी से समझ पा रहे हैं। चलिए हम लोग अब आगे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हमारा क्या है, अयस्क का कूटना एवं पीसना, है ना। धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले विधियों में सबसे पहला हमारा अयस्क का कूटना एवं पीसना। पहले हम इसे देखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप चारों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं अयस्क का कूटना एवं पीसना क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इसे देखने से, इस परिभाषा को जानने से पहले जरा सा इसको देखिए। और यदि आप लोग गए होइएगा बाबा धाम की यात्रा में झारखंड, यदि आप लोग गए होइएगा बाबा धाम की यात्रा में झारखंड, तो झारखंड में आपको दिखाई दिया होगा वहाँ पर पत्थरों को तोड़ा जाता है और उससे छोटे छोटे गिट्टी बनाए जाते हैं। छोटे छोटे, बहुत ज़्यादा उसके छोटे छोटे स्वरूपों को तैयार किया जाता है, और वो फिर विभिन्न प्रकार के मकानों को बनाने में, रोड को बनाने में यूज़ किए जाते हैं, उन पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को, है ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा वही जा क्रशर, यहाँ दिखाई दे रहा है ना क्रशर, ये क्या कहलाता है, जा क्रशर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है क्रशर, ये क्या है, ये एक प्रकार का टूल्स है, एक प्रकार का मशीन है, जिस मशीन में क्या किया जाता है, बड़े बड़े पत्थरों को डाला जाता है, और वो बड़े बड़े पत्थर इन प्रोसेस से होकर गुजरता हुआ यहाँ तक आता है, और फिर यहाँ से ये छोटे छोटे रूपों में, टुकड़े रूपों में, डस्ट के रूप में ये नीचे आ जाता है। हम जिस तरह का प्राप्त करना चाहते हैं वो उस रूप में प्राप्त हो जाता है। बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हम लोग यहाँ तक लाते हैं। और जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाता है, तब उन छोटे छोटे टुकड़ों को फिर क्या करते हैं, स्टैंप मिल की सहायता से एकदम डस्ट रूप में ढाल देते हैं। हम लोग घर में भी ऐसा करते हैं, जब हम लोग मार्केट से कभी कभी मिश्री लाते हैं या कुछ पेस्ट बनाना होता है, या सपोज कि आजकल एक तो ऐड देखते रहते हैं हम, उसमें कहता है कि यदि आँख की रोशनी बढ़ानी हो तो थोड़ा सा सौंफ ले लीजिए, थोड़ा सा वो मिश्री ले लीजिए, थोड़ा सा पिस्ता बादाम ले लीजिए, और तीनों को कूट डालिए, और तीनों को कूट कर एक मिश्रण बनाइए, और रात में 1 चम्मच दूध में डालकर पीजिए, आपकी आंख की रोशनी आ जाएगी। पता नहीं इसे आता है कि नहीं आता है, लेकिन हम यहाँ पर ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि ये कूटने वाला जो काम कर रहा है, ये खल मुशर कर रहा है। ये आप देखे ही होइएगा अपने घर में, है ना, विभिन्न रूपों में दिखाई दिया होगा। कहीं पर पत्थर का दिखाई दे रहा होगा, कहीं पे वो क्या बोलते हैं उसको, स्टेनलेस स्टील का बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, कहीं पर एल्युमिनियम का बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस खल मुसर में क्या करते हैं हम लोग, अपने घरों में विभिन्न प्रकार की चीज़ों को चूर चूर करते हैं। विभिन्न प्रकार के चीज़ें, जैसे मसाला वसाला बनाना हो, पेस्ट किसी मसाला का बनाना हो, तो हम लोग इस खल मुसर का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग जो पृथ्वी के गर्त से, पृथ्वी के भूप्रपट्टी से जो प्राप्त कर रहे हैं बड़े बड़े अयस्क के
टुकड़े, उन टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए हम लोग जाक्रसर का प्रयोग करते हैं और उन टुकड़ों को फिर छोटा छोटा टुकड़ा जो हो गया उसे हम लोग स्टैंप मिल की सहायता से डस्ट बना लेते हैं ताकि उसके निष्कर्षण को सही रूप से आयाम दी जा सके, है ना। यहाँ देखिए अयस्कों का कूटना एवं पीसना, इसमें इन्हीं टर्म्स को यूज किया गया। खानों से प्राप्त अयस्क बड़े आकार के होते हैं। जो खान से हम लोग अयस्क प्राप्त करते हैं वो क्या होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। इनको जाक्रसर नामक चक्की की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। यही जाक्रसर है जिसमें छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ रहे हैं, है ना। और फिर इसे स्टैंप मिल की सहायता से बारीक चूर्ण में बदलते हैं। इसे स्टैंप मिल की सहायता से क्या करते हैं, पूर्णतः डस्ट रूप में बदल देते हैं। और डस्ट रूप में बदलने के बाद अब हम इसका सांद्रण करेंगे, है ना। तो पहला हमारा स्टेप था अयस्क का कूटना एवं पीसना। तो इसमें आपने देखा कि कूटने के रूप में जाक्रसर में हम चक्की की सहायता से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और फिर स्टैंप मिल की सहायता से इसे हम डस्ट रूप में, चूर्ण रूप में बांट देते हैं, चूर्ण रूप में ढाल देते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं इसका दूसरा, ये जो हमारा दूसरा था अयस्कों का सांद्रण। तो हम देख रहे थे दूसरा हमारा है अयस्कों का सांद्रण, है ना। दूसरा हमारा क्या है, अयस्कों का सांद्रण। तो आइए हम लोग अयस्कों का अब सांद्रण देखते हैं। पहले स्टेप में हम लोगों ने देखा कि उसको कैसे कूटते पीसते हैं। दूसरा हमारा है अयस्कों का सांद्रण करना। तो अयस्कों का सांद्रण हम लोग कैसे करते हैं। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए, अभी भी हम लोग अशुद्धि को ही दूर कर रहे हैं और अंततः अशुद्धि को दूर करते करते तब हमें प्योर, कंप्लीट रूप से प्योर हमें धातु की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे जब हम धातु का शोधन पढ़ाएंगे तो लास्ट में आप देखेंगे कि पूर्णतः वहाँ भी नहीं होता है, कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ रह ही जाती है। शुद्धता की प्रतिशतता 99.99% हो सकता है परंतु 0.01% अशुद्धि रह ही जाती है ना। तो चलिए दूसरा देख रहे हैं अयस्कों का सांद्रण। इसमें अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण या प्रसाधन या सज्जीकरण कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण कहा जाता है या प्रसाधन कहा जाता है या सज्जीकरण कहा जाता है। या क्या कहा जाता है, सज्जीकरण कहा जाता है। यहाँ जो अयस्कों का सांद्रण है इसे हम लोग इंग्लिश में लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, है ना। क्या लिखते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, अयस्कों का सांद्रण। तो ये जो हमारा अयस्कों का सांद्रण है इसमें हम लोग क्या कहते हैं, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया को अयस्कों का सांद्रण या प्रसाधन या सज्जीकरण कहा जाता है। आपको किसी भी नामों से पूछे आपको यही अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है अयस्कों का सांद्रण। ये जो अयस्कों की सांद्रण होती है वह निम्नलिखित विधियों से होती है। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं 4 विधियों से होती है। पहला है हाथ से चुनकर। अब हाथ से चुनकर किसे हम लोग हटाएंगे, जो बड़े बड़े, जैसे हम देख रहे थे कि चावल में जो कंकड़ पत्थर हैं उनको हम लोग हाथ से चुनकर हटा देते हैं। तो यहाँ भी जो बड़े बड़े अशुद्धि के टुकड़े होंगे, कण होंगे, उसे हम लोग हाथ से चुनकर हटा देते हैं। दूसरा ये है गुरुत्व पृथक्करण विधि, यानी यहाँ पे ऐसे अशुद्धि और धातु की चर्चा हम लोग करेंगे जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क होगा। जो भारी होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन नीचे बैठ जाएंगे और जो हल्का होगा वो ऊपर तैरता हुआ पात्र से अलग हो जाएगा। तीसरा है फेन या झाग उत्प्लावन विधि। इस विधि में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, झाग के उत्पत्ति होने पर उसमें जो हल्की धातु होगी वो उसमें उलझकर पृथक हो जाएगी और जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा। और चौथा हम लोग देखेंगे
चुंबकीय पृथक्करण विधि, अर्थात इसमें मैग्नेटिक फोर्स वाले जो हमारे धातु हैं, दैट मीन्स लोहा हैं, उनका हम लोग इस विधि से सांद्रण करेंगे, है ना। तो आइए चलिए हम लोग बारी बारी से सभी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। आइए सबसे पहला हमारा है हाथ से चुनकर। यहाँ सबसे पहला हमारा क्या है, हाथ से चुनकर। मान लेते हैं कि ये कोई अयस्क, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये कोई अयस्क रूप में है और इस अयस्क में ये बड़े बड़े, ये जो है बड़े बड़े टुकड़े हमें दिखाई दे रहे हैं इम्प्योरिटीज के रूप में, अशुद्धि के रूप में। इन टुकड़ों को, इन अशुद्धियों को हम लोग आसानी से क्या करते हैं, हाथ से चुनकर पृथक कर देते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये है चावल और इस चावल में पहले से मिला हुआ जो ये पत्थर है, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, उन्हें हम हाथ से चुनकर हटा देते हैं ना। ठीक उसी तरह से ये जो आप देख रहे हैं, इन अयस्क में ये जो बड़े से अयस्क के टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, जब हम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में डालकर चूर्ण रूप में लाते हैं, तब उसमें जो कुछ कुछ इसके छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, हाथों से चुनकर हटा देते हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये जो दिखाई दे रहा है अयस्क, इसमें ये उजले रंग के जो देख रहे हैं, ये उसकी इम्प्योरिटीज है जो बड़े हैं, ये आकार में क्या हैं, बड़े हैं। इसे हम आसानी से क्या करते हैं, हाथों से चुनकर पृथक कर देते हैं और अयस्क का सांद्रण हो जाता है ना। दूसरा हमारा जो विधि है वो है गुरुत्व पृथक्करण विधि। हमारा जो दूसरा विधि है वो क्या है, गुरुत्व पृथक्करण विधि। ये क्या होता है गुरुत्व पृथक्करण विधि, इसमें देखिए कहता है यह प्रक्रिया वैसे अयस्कों के लिए प्रयुक्त होती है जिसमें अयस्क के कण उनमें उपस्थित अशुद्धियों से भारी हो। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है कि अयस्क के कण उनमें उपस्थित अशुद्धियों से भारी हो, अर्थात अयस्क ही भारी हो और अशुद्धियां क्या हो, हल्की हो। ठीक है। अयस्क के चूर्ण को जल के साथ मिलाकर उसे कई मेढ़ों वाले टेबल से होकर प्रवाहित करते हैं। ऐसा करने से अयस्क के भारी कण मेढ़ों द्वारा रोक लिए जाते हैं, जबकि अशुद्धियां जल के साथ बाहर आ जाती है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होइएगा, ये एक मेढ़ रूप में दिखाई जा रहा है। यहाँ पर देखिए इस तरह से संरचना को जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम यहाँ पर पदार्थ को रखने के बाद पानी की तीव्र धारा देते हैं। पानी की तीव्र धारा देने पर यहाँ छोटा छोटा मेढ़ बनाया गया है, यहाँ पर एक छोटा छोटा करके मेढ़ बनाया गया है। तो यहाँ पर जब पानी की धारा दे रहे हैं, तो पानी की धारा देने पर चूंकि हमारा अयस्क का कण भारी है, उसकी डेंसिटी अधिक है और अशुद्धियां जो है वो हल्की है, तो हल्की अशुद्धियां पानी के प्रवाह में वो आगे की ओर चली जाती है ना। हल्की अशुद्धियां क्या हो जाती है, पानी के प्रवाह में आगे बह जाती है, जबकि हमारा जो शुद्धतम रूप में अयस्क है वह यहीं पर रुक जाता है ना, वो यहाँ पर इस मेढ़ में रुकता चला जाता है। फलस्वरूप हम लोग क्या करते हैं, अयस्कों का आसानी से सांद्रण कर पाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसमें देखिए एक यहाँ पे वाटर स्ट्रीम दिया जा रहा है और यहाँ पर ये मेढ़ लगाए गए हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर ये मेढ़ बनाए गए हैं, यहाँ पानी की धारा दी जा रही है। यहाँ एक बड़ा सा पात्र दिखाया जा रहा है, जिस पात्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ जब पानी की धारा देते हैं तो होता क्या है कि ये जो पानी की धारा है उसमें हल्की अशुद्धियाँ इसके साथ बहते हुए आगे चली जाती है और यहाँ आप देख पा रहे हैं ये सारे इम्प्योरिटीज़ के रूप में दिखाई दे रहा है, अशुद्धि के रूप में दिखाई दे रहा है, जो यहाँ आकर बैठ जाता है। वाटर, यहाँ पर पूरा वाटर है और जो शुद्ध पदार्थ है, जो अयस्क है, जो भारी रूप में है, वो इन गर्त में आकर रुक जाती है और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, आसानी से ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रयोग करते हुए हम अयस्कों का सांद्रण कर लेते हैं। हम लोग क्या कर लेते हैं, अयस्कों का सांद्रण कर लेते हैं, है ना। हम लोग आसानी से अयस्कों का क्या कर लेते हैं, सांद्रण कर लेते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, इसको सिंपल भाषा में हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि ये जो प्रयोग में आने वाला पदार्थ के रचनात्मक रूप हम लोग देख रहे हैं, यह किसके लिए उपयोग होता है, जरा सा इसको देखते हैं। यहाँ हम लोगों ने देखा कि खासियत क्या है कि अयस्क भारी होगा और अशुद्धियाँ क्या होगा, हल्का होगा।
ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह जो हमारा गुरुत्व पृथक्करण विधि है यह ऑक्साइड अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑक्साइड अयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अधिकांश ऑक्साइड अयस्क ऐसे होते हैं जिसमें अयस्क के कण भारी होते हैं और अशुद्धियां हल्की होती है ना। इसीलिए हम लोग आसानी से क्या करते हैं, तो गुरुत्व पृथक्करण विधि की सहायता से हम लोग आसानी से इस ऑक्साइड अयस्क का शुद्धिकरण कर लेते हैं। हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि ये तो बड़े बड़े स्वरूपों में हम लोग आसानी से कर लेते हैं। अगर छोटे से स्वरूप में करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ एक बड़ा सा पात्र लेते हैं, इस बड़े से पात्र में हम लोग पानी डाल देते हैं और इस बड़े से पात्र में पानी डालने के बाद ये जो हमारा ऑक्साइड अयस्क है उसको डस्ट रूप में यहाँ डालते हैं और डस्ट रूप में डालने के बाद हम इसे घोलते हैं, तीव्र गति से क्या कर देते हैं, घोल देते हैं और घोलने के बाद इसको हम लोग छोड़ देते हैं ताकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अधीन इसके जो भारी कण हैं वो नीचे बैठ जाएं और जो हल्के कण हैं वो ऊपर में तैरता हुआ रह जाए। और ऊपर में तैरता हुआ ये जो हल्का सा कण है जो वास्तव में गैंग है, ये इसे हम फिर इसे बाहर निकाल लेंगे और हमारा ये नीचे में आसानी से हमारा ये भारी कण अर्थात अयस्क सांद्रित रूप में नीचे हमें प्राप्त हो जाता है ना। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुरुत्व पृथक्करण विधि में गुरुत्वाकर्षण का प्रयोग करते हुए ऑक्साइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इसमें यह ध्यान रखना है कि अयस्क क्या होंगे, भारी होंगे, है ना। हमें यह ध्यान रखना है कि अयस्क जो होगा वो भारी होगा, इसके जो कण होंगे वो भारी होंगे, जबकि गैंग जो होगा वो हल्का होगा, है ना। कभी कभी इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि गुरुत्व पृथक्करण विधि में अपनाए जाने वाले अयस्कों में अयस्क के कण होते हैं भारी, हल्का, दोनों या नन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दूसरा देखें गुरुत्व पृथक्करण विधि। अब हम लोग अगला देखते हैं इसका, जिसका नाम है फेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि। हम लोग देखते हैं इससे आगे का फेन उत्प्लावन विधि या झाग उत्प्लावन विधि क्या होता है। आइए हम लोग जैसा इसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, फेन या झाग उत्प्लावन विधि, अर्थात इसमें क्या किया जाता होगा, फेन या झाग की उत्पत्ति की जाती होगी। चलिए इसके बारे में हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लें कि ये जो फेन या झाग उत्प्लावन विधि है इसका उपयोग सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है। किसके लिए होता है, सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है। ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है कि सल्फाइड अयस्कों के लिए किस सांद्रण विधि का उपयोग किया जाता है, या पूछा जाएगा कि फेन या झाग उत्प्लावन विधि किस अयस्क को सांद्रित करती है या किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है ये सल्फाइड अयस्कों के लिए, किसके लिए किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों के लिए किया जाता है ना। अब आइए देखते हैं, इसमें कहता है कि यह विधि वैसी धातुओं के लिए प्रयुक्त होती है, यह विधि वैसी धातुओं के लिए प्रयुक्त होती है जिसके अयस्क, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, अयस्क के कण तेल द्वारा, यहाँ जो तेल का प्रयोग किया जा रहा है वह तेल या तो पाइन का तेल होगा, है ना, पाइन या यूकेलिप्टस, या यूकेलिप्टस का यहाँ हम लोग प्रयोग करेंगे, है ना। तो यहाँ कहता है तेल द्वारा और अशुद्धियां जल द्वारा भींग जाती, तेल के कण के अयस्क के कण क्या हो जाएंगे, तेल के द्वारा, है ना, अयस्क के कण क्या हो जाएंगे, तेल के द्वारा, और अशुद्धियां जो होगी वो किसके द्वारा, जल के द्वारा भींग जाती है ना। अयस्क को खूब महीन पीसकर पाइन के तेल में ले हुए पानी के साथ हवा के झोंकों से झाग पैदा करते हैं। अयस्क झाग के साथ ऊपर आ जाता है और अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। क्यों बैठ जाती है, क्योंकि अशुद्धियां भारी हो रही है, वो पानी के साथ भींगकर नीचे बैठ जाती है। झाग और अयस्क के मिश्रण को बाहर निकाल लेते हैं। झाग को जल्दी समाप्त करने के लिए, यहाँ उसके मिश्रण को, झाग और अयस्क के मिश्रण को बाहर निकाल लिए, और अब
चूंकि झाग है, कुछ देर छोड़ देंगे हम लोग तो अपने आप झाग खत्म हो जाएगा। लेकिन जल्दी में अगर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा उसमें अम्ल डाल देते हैं, थोड़ा नींबू डाल देते हैं। जैसे ही हम डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, झाग खत्म हो जाएगा। इस प्रकार फेन उत्प्लवन विधि में हम लोग आसानी से क्या करते हैं, सल्फाइड एस का सांद्रण कर लेते हैं, है ना। यहाँ देखिए, यहाँ दिखाया गया है, ये जो पात्र देख रहे हैं, इस पात्र में क्या किया गया, तो पानी पहले डाल दिया गया और पानी डालने के बाद इसमें पाइन या इकोलिप्टस का तेल डाल दिया गया। और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक हवा देने के लिए एक चक्ति युक्त लगा दी गई है ना। और इसके बाद इसमें हम लोग सल्फाइड एस को मिला देते हैं और मिलाकर काफ़ी जोरों से इसमें हवा प्रवाहित करते हैं। वायु प्रवाहित करने पर क्या होते हैं, इनके कण मिश्रित होकर वो झाग बनाना शुरू कर देते हैं। और पाइन या यूकेलिप्टस का जो तेल है उसमें अयस्क कण लिपट कर झाग के रूप में ऊपर आ जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये झाग के कण क्या हो जाते हैं, ऊपर चले आते हैं। इसे हम एक विशेष प्रकार के पात्र में इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करने के बाद वेट करते हैं थोड़ा सा कि उसका झाग समाप्त हो जाए। जैसे ही झाग समाप्त हो जाएगा तो हम लोग शांतित रूप में इसको प्राप्त कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये इम्प्योरिटीज जो होती है, गंदगी होती है, वो नीचे बैठ जाती है, जिसे पात्र से पृथक कर लिया जाता है। तो आपने यहाँ एक चीज देखा कि ये जो हमारा सल्फाइड एस्क है, ये जो हमारा सल्फाइड एस्क है, इसमें हम लोग झाग या फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ दो स्थिति बन रही है। पहला, अयस्क जो होगा वो हल्का होगा। अयस्क क्या होगा, हल्का होगा, जो पानी के साथ भिंकर वो झाग के रूप में ऊपर चले आती है ना। और अशुद्धियां जो होंगी वो अशुद्धियां क्या होगी, भारी होगी। अशुद्धियां क्या होगी, भारी होगी। और ये अशुद्धियां भारी होने के कारण पानी के साथ भींकर नीचे बैठ जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग सल्फाइड एस्क का सांद्रण किस विधि से कर लेते हैं, फेन या झाग प्लावन विधि से कर लेते हैं, जिसमें पाइन या यूकेलिप्टस का तेल काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है और यही अयस्क के कण को अपने में समाहित कर झाग के रूप में ऊपर उठकर उसे झाग के साथ बाहर निकाल देता है और अशुद्धियाँ भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है ना। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड एस्क का सांद्रण फेन या झाग उत्प्लावन विधि से कर लेते हैं, है ना। अब आइए हम लोग देखते हैं आज का हमारा लास्ट टॉपिक, चुंबकीय पृथक्करण विधि। आज का हमारा लास्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि कि ये चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है। चुंबकीय पृथक्करण विधि नाम से स्पष्ट है कि वैसे अयस्कों का यहाँ पर संबंध है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, जिसमें क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। चुंबकीय गुणों वाले जो धातु होते हैं उन धातुओं का सांद्रण हम क्या करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं, है ना। किस विधि द्वारा करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड के द्वारा करते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, यह विधि वैसे अयस्कों के लिए लगती है जिसमें अयस्क या अशुद्धियों में से कोई एक पदार्थ चुंबकीय हो, या तो अयस्क हो या अशुद्धि हो। अयस्क और अशुद्धियों के महीन चूर्ण के मिश्रण को चुंबकीय बेल्ट पर रख देते हैं और मशीन को चालू कर देते हैं। और क्या करते हैं, मशीन को चालू कर देते हैं। इस प्रकार चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थ अलग अलग हो जाते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ क्या किया जा रहा है कि ये दो चकती हम लोग ले रहे हैं, ये जो दिखाया जा रहा है ये दो चकती ले लिए और यहाँ पर इसे हम लोग मैग्नेटिक रूप में, और ये जो हमारा रोलर है वो कैसा है, मैग्नेटिक है, और ये कैसा है, नॉन मैग्नेटिक है ना। ये अचुंबकीय है और ये चुंबकीय रोलर है। अब इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक बेल्ट की सहायता से इस तरह से हम लोग रखे हुए हैं, इस तरह से बेल्ट हमारा लगातार मशीन की सहायता से चल रहा है। और यहाँ पर एक कीप बना देते हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक कीप बना दिए हैं और कीप बनाने के बाद
जरा से देखिए, इस कीप में हम अयस्क को चूर्ण रूप में ढालकर यहाँ पर गिराते हैं। जैसी तीव्र गति से गिराते हैं तो यहाँ क्या होगा, ये यहाँ से चलना शुरू किया और चलते चलते यहाँ देखिए ये यहाँ स्टार्ट हुआ, चलते रहा और जैसे ही ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर आने के कारण क्या होगा, जो नॉन मैग्नेटिक वाले होंगे वो तो इस चुंबक से आकर्षित नहीं होंगे, है ना। कौन चुंबक से आकर्षित होगा, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला है वो आगे की ओर आकर्षित होता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा, लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला पदार्थ है, जो अशुद्धियां हैं, वो इसके साथ यहीं पर आकर्षित होंगे नहीं, वो यहाँ पर आके दूर से गिरना शुरू हो जाएंगे, दूर होना शुरू कर देंगे, है ना। इस तरह से अचुंबकीय कण के रूप में अगर मान लेते हैं कि वो नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला अशुद्धि है तो अशुद्धियां अलग हो जाएगी, है ना। और जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला है वो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें प्राप्त हो जाते हैं, जिससे चुंबकीय कण हमारा प्राप्त हो जाएगा, है ना। ठीक है, लगातार मशीन चलता जा रहा है। इस तरह से अचुंबकीय और चुंबकीय कण अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर यदि हम मान लेते हैं कि अयस्क के रूप में हम जो ले रहे हैं वो चुंबकीय गुण वाला है, तो यहाँ पर अचुंबकीय कण के रूप में हम गैंग को ले लेते हैं। तो ये जो हमारा गैंग है यह पृथक हो जाएगा, और चुंबकीय गुण के रूप में यदि वो अयस्क है तो हमारे अयस्क का सांद्रण इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। तो आपने अभी के क्लास में देखा, लास्ट टॉपिक हमारा चुंबकीय पृथक्करण विधि, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले लोह धातु का या अन्य मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाले धातुओं का प्रयोग करते हैं, है ना। तो हम लोगों ने बारी बारी से आज के इस क्लास को देखा कि इसमें क्या क्या है, किस तरह से होता है। हम लोगों ने सबसे पहले जो देखा धातुकर्म में प्रयुक्त होने वाले विधि, जिस विधि में हमने सबसे पहला देखा अयस्क का कूटना एवं पीसना, है ना। तो उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में जाना। फिर हमारा दूसरा था अयस्क का सांद्रण। इस अयस्क के सांद्रण में हम लोगों ने चार मेथड को देखा। अयस्कों का जो सांद्रण होता है वो यहाँ पे दिखाया गया, चार विधियों से हो रहा है। पहला हाथ से चुनकर, इसे आपने देखा। दूसरा गुरुत्व पृथक्करण विधि को आपने देखा। तीसरा फेन या झाग उत्प्लावन विधि को देखा, और चौथा चुंबकीय पृथक्करण विधि। हम लोगों ने इन चारों के बारे में जानकारी ली, इन चारों के बारे में जानकारी प्राप्त किया। तो इस तरह से हम लोगों का दो टॉपिक धातु कर्म का समाप्त हुआ। पहला अयस्क का कूटना एवं पीसना, ये टॉपिक हमारा समाप्त हो गया आज, और दूसरा था अयस्क का सांद्रण, ये भी हमारा टॉपिक आज समाप्त हुआ। कल के टॉपिक में, कल के तीसरे लेक्चर में हम लोग देखेंगे विशेष रूप से धातुओं का पृथक्करण और धातुओं का शोधन। इन दो टॉपिक पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। इन चर्चा में धातुओं के पृथक्करण में हम लोग देखेंगे कि वो ऑक्साइड के रूप में कैसे परिवर्तित होता है ना। और उन ऑक्साइड की सहायता से फिर आगे का स्टेप देखेंगे कि कैसे वो फिर मेटल हमें प्रदान कर देता है। तो इन टॉपिक के बारे में हम लोग विशेष रूप से जानेंगे कल के लाइव क्लास में। हम आशा करते हैं आज का लाइव क्लास आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा होगा, आप बारीकी से जान पाए होइएगा। आज का जो हमारा टॉपिक था, इस टॉपिक के बारे में आप आसानी से जान पाए होइएगा कि गैंग क्या होता है ना, फ्लक्स क्या होता है यानी शुद्रावक क्या होता है। इसके बाद आप जान पाए होइएगा कि धातुमल क्या है, स्लैग क्या है, और किस तरह से हम शुद्रावक यानी फ्लक्स और गैंग यानी अधातु को मिलाते हैं तो दोनों के मिलने से स्लैग का निर्माण हो जाता है। यहाँ हम फ्लक्स के रूप में कैल्शियम ऑक्साइड लिए थे और गैंग के रूप में SiO2 लिए थे। दोनों के मिलने से कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण हुआ, जो एक प्रकार का स्लैग है। हम लोगों ने इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आसानी से जाना, समझा, और इसके बाद हम धातु कर्म को देखे। धातु कर्म में आपने देखा कि किस तरह से धातु कर्म अर्थात धातुओं का निष्कर्षण और शोधन, ये जो धातुओं का शोधन किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है, ये कई मेथड से होकर गुजरते हैं, जिसमें हमने पहला चर्चा किया अयस्कों का कूटना एवं पीसना, है ना, और दूसरा अयस्कों का सांद्रण। तो इन दो टॉपिक के बारे में हम लोगों ने आज डिटेल में जाना। फिर हमारा जो टॉपिक बचा हुआ धातु का पृथक्करण और शोधन, इसके बारे में हम लोग डिटेल में कल के लाइव क्लास में देखेंगे, जानेंगे इसके बारे में कि क्या होता है। हम पूरी आशा करते हैं कि आज के इस लाइव क्लास में आप
आज के टॉपिक में, आज के इस टॉपिक में दिए गए सारे तथ्यों को आसानी से समझ पाए होइएगा और इसे आसानी से अपने ब्रेन में सेट कर पाया होइएगा। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार का ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आप समझ पाए होइएगा। इस पर आधारित आप यदि चाहें तो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन है उस पर आप डिस्कशन कर सकते हैं, बना सकते हैं, बनाइएगा। और यदि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो चलिए, कल के लाइव क्लास में हम फिर उपस्थित होंगे धातुओं का पृथक्करण एवं धातुओं का शोधन लेकर। तब तक के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।